होती है। लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और मेटल भी इलेक्ट्रॉन लिगेंड को डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे एक टू वे इंटरेक्शन है, इट इज ए टू वे इंटरेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं गिव एंड टेक इंटरेक्शन और सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं, लास्ट क्लास में बताया था। तो इस टाइप के जो आपका बिहेवियर है, दैट मींस लिगेंड कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल, दिस इज नॉट इन ऑल द केसेस ऑफ लिगेंड, दिस इज ओनली सीन इन दैट काइंड ऑफ लिगेंड्स, some specific ligands like CO, NO, in which the ligands which have vacant orbital, the ligands which can accept the electrons of metal, only in those kind of ligands this behavior is seen. बात समझ में आ रहा है? तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है थ्रू सिग्मा बॉन्ड, तो इसलिए इसको सिग्मा डोनर बोलते हैं। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, एक्सेप्ट करता है मेटल के इलेक्ट्रॉन को, एक्सेप्ट करता है in its vacant anti-bonding molecular orbital, anti-bonding molecular orbital. That's why CO is called, carbon monoxide is called sigma donor, pi acceptor. Sigma से donate करता है, pi से accept करता है. Such type of behavior is also seen in other ligands like Cn minus, NO plus, and other ligands. But in your syllabus only CO is there, right? Carbon monoxide. जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड के पास वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और उस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, राइट? मैंने एक आपको एग्जांपल बताया था, कुछ क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन में आपको ये बताया था मैंने कि सपोज इस तरह से हमने क्वेश्चन लिया है कि वी हैव टू केसेस, वन इज CO फ्री लिगेंड एंड NiCO4। इन दोनों केसेस में विच विल हैव higher CO bond order। अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन है which will have higher CO bond order, CO free ligand that means मेटल के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाया तो, या फिर मेटल के साथ बॉन्डिंग बनाने के बाद। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर फ्री लिगेंड है CO, मेटल के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं है, तो एज इट इज आपका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। बट अगर NiCO4 में देखें तो NiCO4 में क्या होगा, मेटल CO को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और मेटल CO के कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, सारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल फील्ड होते हैं CO के, CO का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वैकेंट होता है, तो मेटल CO के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और मैंने आपको बताया था बॉन्ड ऑर्डर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये केमिकल बॉन्डिंग में हमने देखा था। अगर मेटल CO के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, सो Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग इंक्रीज होगा, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग इंक्रीज होगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट? सो दैट मींस अगर आपसे पूछा जाए कि CO फ्री CO लिगेंड और NiCO4, इन दोनों केसेस में CO का जो बॉन्ड ऑर्डर है किसमें ज्यादा होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, फ्री लिगेंड में CO बॉन्ड ऑर्डर हाई होगा, राइट? और NiCO4 में बिकॉज एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उससे CO बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। और अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ किसमें ज्यादा होगा, मान लिया CO में जो CO बॉन्ड लेंथ यहाँ पे आपका फ्री लिगेंड में X है, सो NiCO4 में क्या होगा, लेस देन X और ग्रेटर देन X और इक्वल टू X। तो बॉन्ड ऑर्डर कम होने से बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, राइट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन X हो जाएगा। सपोज यहाँ पे X एंगस्ट्रॉम था तो यहाँ पे ग्रेटर देन X एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रहा है आप सभी को, राइट? यहाँ पे मैंने आपको बताया था एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंक्रीजेस, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। सेम चीज यहाँ पे मैंने आपको बताया कि CO फ्री लिगेंड सपोज Y एंगस्ट्रॉम है, CO बॉन्ड लेंथ Y एंगस्ट्रॉम है, सो MCOX में ग्रेटर देन Y हो जाएगा। नाउ सपोज आपको इस तरह से क्वेश्चन है, राइट द ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ इन CO फ्री लिगेंड एंड CO डोनेट कर रहा है BH3 को, CO BH3 को डोनेट कर रहा है। तो इन दोनों केसेस में सपोज CO में फ्री CO लिगेंड में X एंगस्ट्रॉम है, CO बॉन्ड लेंथ, तो इस वाले केस में क्या होगा, ग्रेटर देन X और लेस देन X। सेकेंड वाले केस में क्या होगा, सेकेंड वाले केस में क्या होगा, बोरॉन कार्बन मोनोऑक्साइड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी डोनेट करेगा, बोरॉन भी डोनेट करेगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा। तो जो बोरॉन कार्बन मोनोऑक्साइड के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डोनेट करेगा तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, बॉन्ड लेंथ
बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, सेम जैसा प्रीवियस केस में हमने देखा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एक्स एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। अगर इस केस में CO बॉन्ड लेंथ एक्स है तो यहाँ पे मेटल के साथ बॉन्डिंग होने के बाद क्या होगा, ग्रेटर देन एक्स हो जाएगा। यहाँ पे मेटल कौन सा है, मेटल कौन सा है यहाँ पे, बोरॉन है। इज इट क्लियर? बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। ओके, नाउ अगर हम लोग इस तरह से बात करें, सपोज आपके पास थ्री कॉम्प्लेक्सेस है, एक आपका पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है, एक नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है, दूसरा आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन थ्री कॉम्प्लेक्सेस में आपको बताना है CO का बॉन्ड लेंथ क्या होगा और बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। पहले बॉन्ड ऑर्डर पे आते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या होगा, टोटली ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर किसकी बात करें हम लोग, CO बॉन्ड ऑर्डर की बात करें। सो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ में CO बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या होगा। तो एक बार मेटल का ऑक्सीजन स्टेट देख लेते हैं। फर्स्ट में मेटल का ऑक्सीजन स्टेट CO तो न्यूट्रल होता है, +1 है, सेकंड में -1 है और थर्ड में 0 है। देखिए मेटल का ऑक्सीजन स्टेट जनरली पॉजिटिव होता है, बट कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में नेगेटिव हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखिए आप फोर्थ केस में। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में मेटल का जो ऑक्सीजन स्टेट होता है जनरली पॉजिटिव होता है या 0 हो जाता है, बट इन फ्यू केसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट फोर्थ वाले कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव -1 आ रहा है, दैट इज पॉसिबल ओनली विद CO। तो यहाँ पे बताइए कि CO बॉन्ड ऑर्डर इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस में से मैक्सिमम किसका होगा। अब मैंने आपको बताया कि जब मेटल लिगेंड के साथ बॉन्डिंग करता है तो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को CO के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में डोनेट करता है, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो बॉन्ड ऑर्डर कम होता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। तो इन सभी में बताइए कि मैक्सिमम मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिच मेटल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन रिच फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन रिच है। फोर्थ यहाँ पे इसको ऐसा लिखा मैंने फोर्थ, ठीक है। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन रिच है, -1 चार्ज है। पॉजिटिव का मतलब होता है डेफिशिएंसी, माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच, राइट। इसका मतलब फोर्थ कॉम्प्लेक्स जो है आपका उसमें मेटल आपका ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो ये CO को डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, CO के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। अगर हम थर्ड में देखें तो थर्ड में मेटल पॉजिटिवली चार्ज है, मींस मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो क्या उतना इफेक्टिवली थर्ड कॉम्प्लेक्स में उतना इफेक्टिवली क्रोमियम CO को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा जितना फोर्थ कॉम्प्लेक्स में करेगा? नहीं। फोर्थ कॉम्प्लेक्स में मेटल नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होगी। और थर्ड कॉम्प्लेक्स में मेटल पॉजिटिवली चार्ज है, मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसकी लेस टेंडेंसी होगी CO के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। और CO के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो CO का बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। तो मैक्सिमम टेंडेंसी किसमें है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, फोर्थ में। तो फोर्थ में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, तो फोर्थ में आपका बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम होगा, उसके बाद आपका फिफ्थ हो जाएगा और थर्ड में मैक्सिमम होगा। थर्ड में बॉन्ड ऑर्डर उतना इफेक्टिवली कम नहीं होगा क्योंकि थर्ड में पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा मेटल। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? अब अगर आपसे पूछा जाए कि CO बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ आपके क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड किसमें होगा, आउट ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेस में CO हैज लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड लेंथ, फोर्थ में। ये फोर्थ में नेगेटिवली चार्ज है, मेटल इलेक्ट्रॉन के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? अगर आपको ये पूछा जाए कि मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम किसमें है, मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम किसमें है, मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम किसमें होगा। तो मेटल जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, बेसिकली मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग क्यों हो रही है, मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कब होगी, जब मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होगा तभी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा CO को। तो आउट ऑफ दीज थ्री कॉम्प्लेक्सेस, इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस में मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिच मेटल कौन सा है, फोर्थ में।
इसका मतलब इसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी सीओ को डोनेट करने की, तो सीओ क्लोज आएगा। मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है तो सीओ क्लोज आएगा, और सीओ क्लोज आएगा तो मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम किसमें होगा? 4 में। 4 के बाद आपका हो जाएगा 5, 5 के बाद आपका हो जाएगा। अगर मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है तो मेटल सीओ को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सीओ क्लोज आएगा, और क्लोज आएगा बॉन्ड शॉर्टर होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? 4, 5, 3। नाउ हमें पता है कि बॉन्ड हैव ए बॉन्ड स्ट्रेंथ, राइट? दैट मीन्स अगर हम सीओ की बात करें तो सीओ में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। किसी भी बॉन्ड को 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। अब हमें पता है 11th क्लास में हमने देखा था कि अगर कोई सनलाइट इस पे स्ट्राइक कर जाए, अगर इस पे सनलाइट स्ट्राइक कर जाए तो सनलाइट की एनर्जी की गेन करके ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, राइट? मान लीजिए यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी 100 किलो जूल है। अगर 100 से ज्यादा किलो जूल की एनर्जी की सनलाइट अगर इस पे फॉल होगी तो ये बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक हो सकता है। दैट मीन्स क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू लिख सकते हैं? बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। दैट मीन मिनिमम कितनी एनर्जी होनी चाहिए? सनलाइट की कौन सी एनर्जी होगी जो इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा? अगर बॉन्ड एनर्जी 100 है तो सनलाइट की भी एनर्जी 100 होनी चाहिए, 100 से मैच करेगा। 100 एनर्जी की सनलाइट फॉल होगी तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। So can we write that bond energy is directly proportional to frequency? इसको बॉन्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, बॉन्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स बॉन्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। दैट मीन्स जो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, राइट? तो स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड more will be bond stretching frequency, more will be bond stretching frequency। तो यहाँ पे अगर बॉन्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर लिखा जाए तो क्या ऑर्डर आएगा बताइए? बॉन्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। बॉन्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या आएगा? जो आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वही बॉन्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर आएगा। और हम लोग कौन से बॉन्ड की बात कर रहे हैं? सीओ की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड किसमें है? जो पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड थर्ड। थर्ड आपका बॉन्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा। थर्ड के बाद आपका हो जाएगा 5, 5 के बाद आपका हो जाएगा 4। जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर है वही बॉन्ड स्ट्रेचिंग का ऑर्डर। क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि सनलाइट की एनर्जी गेन करके वो बॉन्ड क्या हो सकता है? ब्रेक हो सकता है। तो हायर द बॉन्ड एनर्जी, अगर हाई बॉन्ड एनर्जी है तो हाई एनर्जी की हाई फ्रीक्वेंसी की सनलाइट जरूरत पड़ेगी। अगर लो बॉन्ड एनर्जी है तो लो फ्रीक्वेंसी की सनलाइट से काम चल जाएगा। क्या यहां तक बात समझ में आ गया आप सभी को? ओके, सपोज ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऑर्डर ऑफ